वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ के नियम देखे थे। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहला नियम है धारा का नियम और दूसरा नियम है वोल्टेज का नियम। पहले नियम को ही हम संधि का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को हम लूप या पाश का नियम कहते हैं। जो सेकंड नियम है उसको हम अच्छे से समझते हैं। आई थिंक फर्स्ट नियम तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो सेकंड लॉ है उसको मैं फिर से आज डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, तो इसको समझने के पहले हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि हमें एक बंद पाश लेना है। इसके जो हिंट्स है सॉल्व करने की आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें एक बंद पाश होना चाहिए। कोई भी अगर ओपन सर्किट है तो उसके लिए लागू नहीं होगा, यह हमेशा किसी भी बंद पाश के लिए ही लागू होता है। तो अगर कोई भी परिपथ दिया है उसमें अगर विभिन्न भागों में जितने भी बंद पाश होंगे तो सभी बंद पाशों के लिए ये अप्लाई होगा। जैसे कि ये डायग्राम दिख रही है आपको, तो इसमें 3 बंद पाश है, तो तीनों के लिए भी हम किरचॉफ का जो है सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है समीशन इज इक्वल टू आई आर, समीशन आई आर। अब हमें ये करना है कि सबसे पहले तो एक बंद पाश या बंद लूप जो है फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकेंड ये है कि हमें तय करना है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं या क्लॉकवाइज। तो देखो, डायरेक्शन हम दोनों ले सकते हैं, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज लेकर ही मान रही हूँ। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जस्ट अपोजिट दैट ऑफ क्लॉक। जिस दिशा में डायरेक्शन, क्लॉक की जो डायरेक्शन होती है चलने की, उसकी विपरीत दिशा जो होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम पॉजिटिव मानेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी बुक्स में हो सकता है क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हो, तो आपको सभी क्लॉकवाइज के लिए फिर पॉजिटिव, आपको ये मानक तय करना है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो सभी के लिए आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज में भी हम ले सकते हैं, पर आप जो है एक ही तरह का कोई भी दिमाग में रखिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो इसलिए हम यहाँ पर केवल एंटी क्लॉकवाइज मानकर चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। पहला पार्ट है कि हमें एक बंद पाश देखना है, दूसरा कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन के रूप में चूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें फिर से हम बना लेते हैं इसको। ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध दिए हैं R1 R2, ये बैटरी है, इसका BMF है E1, दूसरे का है E2। देखिए, इसमें हमें 3 लूप मिल रहे हैं। एक तो है लूप कौन सा? ABCDA। पहला पॉइंट हमारा ये भी होता है कि हमें बंद लूप जो होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और वहीं तक लास्ट एंड भी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है, क्योंकि तभी वो एक बंद लूप बनेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ABCDA। हमारा ये जो बंद लूप होगा वो होगा ABCDA, ये पहला लूप होगा। देखिए, ये बंद है, इसको मैं अलग से बना लेती हूँ। देखिए, बंद लूप कौन सा है? हमने चूज कर लिया ABCDA, ये बंद लूप हमने चूज किया है। ये R1, ये R2, ये E1, ये E2। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि देखिए हम चल ही रहे हैं, हमने जो लूप लिया है ऐसा लिया है, मतलब ये घड़ी के चलने की जस्ट विपरीत दिशा है। तो ये कौन सी है? ABCDA, ठीक है ना। ए से स्टार्ट किया है, E तक किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। अब देखिए, पहला जो सेल है इसको मैं बना देती हूँ, इसका EMF है E1 और ये R1। अगर दूसरा सेल इसमें उपस्थित नहीं होता और दूसरा प्रतिरोध भी नहीं होता तो बच्चों ये ऐसा होता ऐसा, और हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं।
देखिए पहला सेल जो है इसमें से जितनी विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि वो पहले सेल के कारण बह रही है तो उतनी तो विद्युत धारा होगी, प्रवाहित होगी। दूसरे की उपस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम मानेंगे कि पहला सेल है, दूसरा अभी नहीं है, क्योंकि इसका हमें प्रभाव देखना है। तो देखिए इसका ये पॉजिटिव सिरा है, ठीक है। कभी भी आपको पता है विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज की है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा भी क्या होगी बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव विद्युत धारा ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी। कैसे दिशा में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रवाहित होगी। मतलब अगर विद्युत धारा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं और विद्युत धारा जो है उसी दिशा में बह रही है तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये विद्युत धारा ऐसे इसके पॉजिटिव सिरे से स्टार्ट होती है हमेशा। हम कन्वेंशनली जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, प्रचलित जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा धनात्मक विभव से प्रारंभ होती है विद्युत धारा और ऋणात्मक विभव पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर विद्युत धारा I1 क्या है, क्योंकि E1 पहला सेल है, नोटेशन दी है हमने कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये E1 है, ये I1 है। तो ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि ABCDA अगर आप बनाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा इस तरह है कि इसमें विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बहेगी। इसीलिए पहला एक E1 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, क्योंकि उसके कारण बहने वाली विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसीलिए E1 पॉजिटिव। दूसरा I1 भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं और I1 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बह रहा है, इसीलिए I1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए I1 R1 का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखिए R1 में से I1 फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो है इससे जुड़ा हुआ है सेल से, पहले सेल से, तो इसीलिए प्रोडक्ट I1 R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। I1 R1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम दूसरे सेल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअल इफेक्ट आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया है, ये पूरा सर्किट है, इसमें केवल पहला सेल बना दिया है मैंने कि हम उसका प्रभाव देख सके। अब हम दूसरा सेल बनाएंगे, हालांकि ये यही वाला लूप है, पर केवल पहले सेल का प्रभाव बताने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट टाइम। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ही आप लोगों को अगला अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैं दूसरा सेल बनाती हूँ इसी चित्र में, क्योंकि हमें पहले का प्रभाव देखना है तो हमने दूसरे को कंसीडर नहीं किया है। अब हमें दूसरे का प्रभाव देखना है तो हम पहले को कंसीडर नहीं करेंगे, और फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम ओवरऑल पूरे लूप के लिए लिख देंगे। देखिए अब ये दूसरा सेल है, इससे प्रतिरोध कौन सा जुड़ा हुआ है, R2 जुड़ा है, ठीक है ना। पॉजिटिव और ये R2। अब देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, A B C D और A, इस तरह से जा रहे हैं हम। बट एक बात है कि हम एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहे हैं, पर अब हम दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल में विद्युत धारा भी इसके धनात्मक सिरे से ऐसी प्रवाहित होगी। तो ये कैसी दिशा है बच्चों, घड़ी के चलने की दिशा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी दूसरे सेल की, ये कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, यहाँ इसकी जो विद्युत धारा है ऐसी प्रवाहित होगी, ठीक है, ऐसी, ठीक है ना, ऐसी प्रवाहित होगी। तो अब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था, और अब इसकी विद्युत धारा इसके धनात्मक सिरे से ऋणात्मक, क्योंकि हमने ये वाला लूप लिया है, ये तो लूप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि देखिए एक ही लूप में ये आपको, और जब हम आगे देखेंगे लूप तब समझ में आएगा कि एक ही लूप में I2 पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी। अगर इस लूप में हम बात करें, जैसे इस लूप में यहाँ पॉजिटिव से वो ऐसे बहेगा तो यहाँ वो पॉजिटिव हो जाएगा I2 और E2, लेकिन इस लूप में वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत धारा में, क्योंकि इतना बंद लूप लेना है तो हम एक पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ वो बहेगी, किस दिशा में बहेगी, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हमने किसको सेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है।
तो इसीलिए मतलब इसमें हम इस सेल का प्रभाव देख रहे हैं, इसलिए हम इसको अनुपस्थित, केवल मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो देखिए अब हमारा अगला पॉइंट क्या है इस सेल के लिए कि E2 क्या है, E2 नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई? क्योंकि E2 में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो कैसी प्रवाहित होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। कौन सी दिशा में होगी, क्लॉकवाइज में, यहाँ लिख भी देती हूँ, इसीलिए वो क्या होगा, नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, अब अगला इसी से संबंधित अगला पॉइंट कि इससे बहने वाला जो विद्युत धारा रहेगी I2 कैसी रहेगी, I2 भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि वो भी कैसी बह रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैसी दिशा में बह रही है वो, क्लॉकवाइज, और हमें जाना कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और हम कैसा ले रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज लेना पड़ रहा है हमें, क्योंकि वो है ही बना हुआ सेल ऐसा है। तो इसलिए I2 भी क्या आएगा, नेगेटिव। रीजन क्या रहेगा इसका, क्लॉकवाइज। और छठवां पॉइंट क्या है कि जो प्रोडक्ट है I2 R2, क्योंकि R2 इससे जुड़ा है, सेल E2 से जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंड सेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें से भी ये विद्युत धारा इसी प्रवाहित होगी। तो I2 R2 का जो प्रोडक्ट रहेगा ये क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि I2 नेगेटिव है, तो I2 R2 क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि I2 नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो अब इस लूप के लिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखते हैं। द्वितीय नियम का गणितीय रूप क्या है, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। मतलब इसमें जितने भी विद्युत वाहक बल हैं, आप इसको हम वास्तविक चित्र बना देते हैं, हमने दोनों के लिए देख लिया इसलिए। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि समेशन E, इसमें जितने भी विद्युत वाहक बल है उनका योग हम लिखेंगे चिन्ह से, इज इक्वल टू, इसमें जो प्रोडक्ट है I और R का, मतलब संगत विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का योग लिखना है हमें, बीजगणितीय। अर्थात कि अगर प्रोडक्ट जिसका पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव और जिसका नेगेटिव हो वो नेगेटिव, इस तरीके से हमें लिखना है। तो हम पहले समेशन E लिख लेते हैं। तो देखिए E1 क्या है, पॉजिटिव है, तो E1। E2 क्या है, नेगेटिव, तो E1 माइनस E2, ये हो गया समेशन E, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन IR लिखना है हमें। देखो इसमें दो विद्युत धाराएं I1 R1, मतलब दो प्रोडक्ट भी I1 R1 और I2 R2, तो इज इक्वल टू समेशन IR, मतलब जितनी भी विद्युत धाराएं और जिन उनका प्रतिरोधों के साथ जो गुणनफल है उनका हमें योग लिखना है। तो इसमें दो हैं, ठीक है, तो हम दोनों के लिए लिखते हैं। तो देखिए समेशन IR, तो समेशन I1 R1 प्लस I2 R2, लेकिन अब हमें चिन्ह सहित लिखना है। तो देखिए I1 R1 क्या है, पॉजिटिव। अब दूसरा हमें क्या लेना है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं भाई, इस तरफ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम बच्चों, LHS तरफ हम लिखेंगे EMF के लिए, और RHS तरफ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के लिए। तो I1 R1 और लेकिन I2 R2 क्या है, नेगेटिव है, तो हमने लिख लिया। तो ये क्या हो गया इस लूप के लिए, कौन सा लूप है ये, ABCDA के लिए ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हो गया। अब हम अगला लूप लेते हैं। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग पॉइंट एक लूप लो आप, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो आपको भी उसको पॉजिटिव मानना है। अब हम अगला लूप ले रहे हैं। तो देखिए अगला लूप हम लेंगे, ये वाला लूप लेते हैं हम, कौन सा, ये नीचे BEFCD। तो हमारा लूप कौन सा है बच्चों, BEFCD। तो देखिए स्टार्टिंग हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा B है, तो BEFCD। अब आप कहेंगे कि मैडम हम C से क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो हम C से लिखेंगे बच्चों तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। भाई हमें तो एक ही माइंड रखना है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज ही मान रहे हैं, इसलिए हम B से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप C से स्टार्ट करोगे तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसलिए फिर सब क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मानोगे तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हम इसीलिए क्या लेंगे, BEFCD ले रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट B है, इसी पर आकर हम एंड करेंगे। ये है E2, ये है R2, ये है R3, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। अब आप देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर आपने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी देखा है, ये जंक्शन है, यहाँ पर I2 भी आके मिल रहा है और ये I1 भी आके मिल रहा है, तो इसके आगे मतलब बिंदु B के आगे जो है विद्युत धारा क्या रहेगी, I1 प्लस I2। बिंदु B
क्या है, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पर क्या है बच्चों, I1 और I2 मिल रही हैं, आर मीटिंग, ठीक है ना, आर मीटिंग मतलब मिल रही हैं। कौन कौन सी, इधर से जो सेल पहला है इसकी I1 और ये I2 दोनों यहाँ मिल रही हैं। तो ये बिंदु E से लेकर जो कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2। बिंदु E पर कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होगी बच्चों, I1 प्लस I2, यानी अर्थात जो R3 है इसमें से कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, I1 प्लस I2। बिंदु ए पर तो I1 ही प्रवाहित हो रही है, बिंदु बी पर जो है दोनों भी मिल रही हैं, और इसीलिए बिंदु बी जो है जंक्शन पॉइंट है। किरचॉफ का हमने फर्स्ट लॉ देखा है कि यहाँ पर दोनों विद्युत धाराएं मिल रही हैं, इसलिए R3 में से कितनी बहेगी बच्चों, I1 प्लस I2। अब देखिए हमने जो लूप लिया है, हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से चल रहे हैं। तो देखिए अब इसकी विद्युत धारा भी कैसी बह रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की ओर बहेगी, ठीक है। ये भी कैसी बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसकी विद्युत धारा एंटी क्लॉकवाइज है और हम भी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, इसलिए विद्युत धारा पॉजिटिव, इसलिए विद्युत वाहक बल भी पॉजिटिव। इसीलिए पहला पॉइंट क्या है बच्चों, E2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने क्या माना है, पॉजिटिव। एक्चुअली E2 हम एंटी क्लॉकवाइज बोलने की बजाय हम ये कहेंगे क्योंकि उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इसलिए उसका विद्युत वाहक बल भी जो है पॉजिटिव माना जाएगा। उससे बहने वाली विद्युत धारा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है और विद्युत धारा उसी दिशा में बह रही है, इसलिए वो पॉजिटिव। तो I2 भी क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। अब भाई देखिए R2 क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि R2 जो है सेल E2 से जुड़ा हुआ है, तो R2 भी क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट पॉजिटिव। अब एक बात आप देखिए कि R3 में से I1 I2 प्रवाहित हो रही है और किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसी जा रही है। देखिए बिंदु C तक ऐसी जा रही है, वो कैसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। बिंदु C पर क्या हो रहा है, ये भी जंक्शन है बिंदु C। बिंदु C पर जो है I2 इस तरफ चली गई और I1 ऊपर चली गई, ठीक है। तो बिंदु C पर वो फिर स्प्लिट हो रही है। बिंदु B भी जंक्शन पॉइंट है, बिंदु C भी जंक्शन पॉइंट है, लेकिन R3 की अगर हम बात करें तो R3 में दोनों भी जो है कैसी बह रही हैं, पॉजिटिव दिशा में बह रही हैं, और इसीलिए क्या है बच्चों, I1 प्लस I2 तो पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। दोनों इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में बह रही हैं, और इंटू R3 इनका प्रोडक्ट, मतलब हमें विद्युत धारा और उसका संगत जो प्रतिरोध होता है इनका प्रोडक्ट लेना होता है, गुणनफल लेना होता है। तो विद्युत धारा पॉजिटिव होगी तो इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए I2 R2 तो पॉजिटिव है ही इसमें। अब चौथा पॉइंट क्या देखना है हमें कि I1 प्लस I2 ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों विद्युत धारा मिलकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही हैं, और इंटू R3 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है। तो अब हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्या है, इसको हम इधर मिटा देते हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कि समेशन E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, समेशन IR। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, देखो E2 समेशन E, यहाँ केवल एक ही विद्युत वाहक बल है, समेशन तो मतलब केवल वो ही रहेगा क्योंकि केवल एक ही है। तो E2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू समेशन IR। देखिए अब विद्युत धाराएं कितनी हैं, दो प्रकार की है, एक I2 R2 है इनका प्रोडक्ट, और एक I1 प्लस I2 इंटू R3, दोनों पॉजिटिव है। तो इस तरफ हम जो है RHS तरफ क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो इसको लिख लेते हैं हम। तो इसका योग लिखना है हमें I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में इंटू R3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन रहेगा। तो ये लूप कौन सा है बच्चों, BEFCD के लिए हमने किरचॉफ का सेकेंड नियम जो है अप्लाई किया है। अब इसमें और एक लूप है, उसके लिए हम और देख लेते हैं। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया। अब एक बड़ा लूप है, देखिए आप ये वाला ABEFCDA। तो इस लूप के लिए हमें देखना है बच्चों, तो हम इसको देख लेते हैं। ये पहला सेल है, ठीक है।
ये यहाँ पर बी पॉइंट बना है, इधर वाली हमें ब्रांच नहीं लेना है, ठीक है, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, अभी ले नहीं रहे हैं, इसको नहीं लेना है हमें, ये एक लूप बन रहा है, इसको अगर हम हटा दें, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, इसमें से तो इसमें विद्युत धारा केवल I1 नहीं लिखना है, क्योंकि एक्चुअली हम सर्किट केवल इतना पार्ट ले रहे हैं, पर एक्चुअल सर्किट तो जो है वो है, इसलिए इसमें से तो I1 प्लस I2 विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसलिए आप इसमें होशियारी करके केवल I1 नहीं लिखना है हमें, जो एक्चुअल ही है, क्योंकि सर्किट तो ये पूरा ऐसा ही है, हम उसके अलग अलग पार्ट ले रहे हैं। और ये I1 और ये V1, तो देखिए अब हम बंद लूप ले रहे हैं, कौन सा, ABEFCDA, ठीक है, हमने चूज कर लिया। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज करना है, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे इसमें, है ना, इस दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, पॉजिटिव मानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इस दिशा में। देखिए अब आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि E1 पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि I1 देखो ऐसा बह रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा, तो I1 पॉजिटिव होगा, तो E1 क्या होगा, पॉजिटिव। हमें मतलब हमेशा विद्युत धारा देखनी है, विद्युत धारा अगर पॉजिटिव है तो उससे रिलेटेड विद्युत वाहक बल भी पॉजिटिव है। E1 पॉजिटिव है, क्यों भाई, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है। I1 क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ I1 R1 भी क्या होगा, क्योंकि I1 पॉजिटिव है तो I1 R1 भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब I1 प्लस I2 भी पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, बिंदु C पर ये अलग हो जाएगा, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो केवल यहाँ तक के लिए मतलब है, और यहाँ तक वो ऐसे बह रहा है, ऐसे इस दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, और हमने एंटी क्लॉकवाइज दिशा को पॉजिटिव माना है, इसीलिए I1 प्लस I2 इंटू R3, ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों भाई, इसका रीजन भी सेम वही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम किरचॉफ का नियम इसके लिए लिखते हैं, हमने ये सब चीजें निकाल ली हैं, अब हम किरचॉफ का सेकंड नियम लिखेंगे, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। इसी लूप के लिए हम लिख रहे हैं, लूप कौन सा है बच्चों, ABEFCDA के लिए बंद लूप। हमने सब चीजें निकाल ली, अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, E1 पॉजिटिव, इस तरफ हम कौन सी तरफ, LHS तरफ हम क्या लिखते हैं, समेशन E, और RHS तरफ क्या लिखते हैं, समेशन IR। तो समेशन E केवल एक ही विद्युत वाहक बल है, E1 वो पॉजिटिव है, बराबर। अब हम पहले I1 R1 केवल लिखेंगे, पॉजिटिव है, और क्या है, ये है, तो ये भी क्या रहेगा, I1 प्लस I2 इंटू R3, ये क्या रहेगा बच्चों, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, किरचॉफ का सेकंड नियम हो गया, अलग अलग बंद लूप के लिए। हम और भी लूप्स इसमें देख लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो अगले लेक्चर में और भी एक दो लूप हम देखेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही देखते हैं हम आज के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।